हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो देखिए, आज मैं चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। वो है कैपेसिटर्स। तो इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। कैपेसिटर पार्ट 1 में मैं कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूँगा, और सेकेंड पार्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इनके ऊपर क्वेश्चन बेस कर सकते हैं आ सकते हैं, उनको मैं सोल्व करने का तरीका आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, व्हाट आर द कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर्स इज ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 कंडक्टर्स। कैपेसिटर सिस्टम ऑफ 2 चार्ज कंडक्टर्स separated by a insulated medium, insulating material. Okay, so potential difference of first charge conductor 1 V1 and conductor 2 V2, and we give the charge Q plus Q. Q1 is equal to plus Q to conductor 1. So a negative opposite charge due to induction develop on the conductor 2. So Q2 is equal to minus Q, and Q is the charge of the capacitor. Q is the charge of the capacitor. बट अगर टोटल चार्ज आपको निकालना हो, व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा? हेलो, 0। टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर पूरा सिस्टम का देखें तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस देखें बिटवीन द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, अब यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की हमने मान ली E है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन द कंडक्टर्स वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, है ना। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, इफ चार्ज डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल। सो ऑल्सो एज बी इज इक्वल टू, सपोज सेपरेशन हमने डी ले लिया इसके बीच का, तो V इज इक्वल टू ई डी, तो ऑल्सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो पोटेंशियल भी डिपेंड किसके ऊपर? चार्ज के। तो नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड चार्ज जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ओके, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा। तो Q इज इक्वल टू CV। C is a constant of proportionality which is known as capacitance. Okay, so Q depends on C and V, not C is independent of Q and V. ये C का फॉर्मूला है Q upon V, बट इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटेंस C इज नॉट द कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा Q पर और V पर। ये इंडिपेंडेंट है चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। हाँ, ये कह सकते चार्ज डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। जैसे जितनी कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की उतना ही चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। बट इन केस जब कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस की बात करते हैं तो Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अभी बात करते हैं कैपेसिटेंस है क्या। कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस इज एन एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ओके, तो C इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इट इज Q अपॉन V। C कैपेसिटेंस C डिपेंड किस पे करेगा? C डिपेंड्स on the configuration, shape, size पर डिपेंड करेगा ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का शेप, साइज क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। किस मीडियम में रखा गया है कैपेसिटर्स को, या उसके प्लेट के बीच में कैसा इंसुलेटिंग मीडियम है, उस पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर्स एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर्स? इट इज द फैरड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैरड। सो 1 फैरड इज इक्वल टू, यहाँ से एक हमारा बन गया कूलम पर वोल्ट। ओके, क्या बना आपका? कूलम पर वोल्ट। तो ये बात को ध्यान रखना, अगर फैराड का आए तो कूलम पर वोल्ट भी हम यूज़ करेंगे, कई MCQ जो मिलता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं C की, जब हमने डिपेंडेंस की बात कर दी। कैपेसिटर्स में आते हैं हम कि क्वेश्चन कॉमन सा है कि ग्राफ का लेके करते हैं हम। सपोज ये गिवन है आपको Q और V के बीच का ग्राफ,
तो Q varies with the V directly proportional to V, so we get a straight line. So अगर हम यहाँ पर देखें C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम Q आपका x एक्सिस पे है, V y एक्सिस पे है, तो थोड़ा सा अगर हम देखें स्लॉप निकालते हैं, स्लॉप ऑफ ग्राफ, इसमें स्लॉप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा वो थोड़ा सा देखते हैं। स्लोप ऑफ द ग्राफ आ गया, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस V अपॉन Q, सो इट इज द 1 अपॉन C. सो कैपेसिटेंस इज इन दिस केस स्लोप 1 अपॉन स्लोप ऑफ द ग्राफ. ओके, इफ इन दिस ग्राफ वी टेक टू डिफरेंट कंडक्टर्स A एंड B, और यहाँ पूछ सकते हैं किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, विच हैज़ मोर कैपेसिटेंस. तो इसी पे हम देखते हैं कि जिसकी स्लोप कम होगी, ठीक है, स्लोप ऑफ A इज लेस देन, अभी जैसे निकाला हमने, C इज द 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ. इन दिस केस सपोज Q यहाँ आ जाए, B यहाँ आ जाए, तो फिर डायरेक्टली आ जाएगा, है ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ. सो स्लोप ऑफ इज लेस देन दैट ऑफ B, तो सो कैपेसिटेंस A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस B. जिसकी स्लोप कम होगी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा. बट अगर Q और B को इंटरचेंज कर दें, Q यहाँ B यहाँ, तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना आपने. अब आते हैं, देखिए कैपेसिटेंस के बाद हम ये तो कैपेसिटेंस की आपकी मेन कॉन्सेप्ट्स थी. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, और कितना इसका कैपेसिटेंस होगा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, इट इज अ टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ओके, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, एरिया ऑफ ईच प्लेट A, एंड वन प्लेट इज गिवन टू द चार्ज Q. सो ये चार्ज Q आ गया इसके ऊपर प्लस Q, तो यहाँ पर इंडक्शन से माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस Q, इसे अर्थ कर देंगे, इधर का जो चार्ज डेवलप उस अर्थ में चला जाएगा. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, सो E प्लस Q की वजह से आएगी एक, तो है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E प्लस Q एंड माइनस E माइनस Q. अगर देखें तो इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, पीछे हमने डिस्कस किया था. बट यहाँ पर सिग्मा अपॉन आपका टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन. जब सोल्व करते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो सो वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, व्हाट द V is equal to ED, potential difference between the plates, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट है. यहाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज में आएगा. सो व्हाट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ओके, सब Q अपॉन V रखें, तो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सो हियर विच C capacitance of a capacitor depends on area of the cross section, the area of the plates or if each plate and d the separation between the plates. So it depends on the shape and size, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है कैपेसिटर्स का, एंड डिपेंड करेगा ये आपका नेचर ऑफ द मीडियम. एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. सपोज अगर इस कैपेसिटर्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर दिया जाए, तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक, है ना. तो ये था पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये तीन फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं. अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर डाइलेक्ट्रिक्स की कॉन्सेप्ट्स हैं मेन कुछ. तो देखते हैं व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स. तीन तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, जब पीछे हमने डिस्कस किया था. कंडक्टर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक? Dielectric are those materials when they are placed in external electric field, they are electrified. जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी आयरन नेल को रख दें तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा. ओके, सेम हियर, इसी तरह से अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं हमारे. एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक,
ये हम पोलर डाइलेक्ट्रिक एक मॉलिक्यूल के एटम की बात करेंगे, और एक होता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ओके, एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। ओके, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है, तो सेंटर ऑफ ऐसे करके सारा नेगेटिव चार्ज इधर होगा, तो इसका सेंटर ये बन गया, इसका सेंटर, तो इनके बीच में कुछ गैप रहेगा, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो इन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर, बट इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड टू ईच अदर। तो यहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया इसका सेंटर, यहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर, तो ये कोइंसाइड करेंगे। इसमें देखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेपरेशन तो कुछ है नहीं, तो इनका डाइलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट आएगा इंडिविजुअली वो जीरो है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक तो ये हो गए। अब अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किस तरह से बिहेव करेगा, थोड़ा सा मैं और बता दूँ। देखिए, जब हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रहते हैं, ओके सॉरी, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लिया हमने, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका इस तरह से अरेंज रहता है। ये इन द केस ऑफ कैसा है आपका विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से रहते हैं ये। randomly oriented, तो when no electric field is applied here, then polar dielectric the molecules हैं, इनका अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, बट दे आर randomly oriented, डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, सो देन देयर नेट डाइपोल मोमेंट में भी जीरो, ओके, कैंसिल कर जाएंगे। बट व्हेन दे आर प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखा तो ये अलाइन करेंगे अपने आप को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कैसे अलाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये इधर से पार्ट है, तो इधर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, मैं इसको दिखा रहा हूँ किस तरह से, तो नेगेटिव चार्ज को इधर को जाना है, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड द अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे अलाइन देमसेल्व्स लाइक दिस, इस तरह से हो जाएंगे। ये अपने आप को अलाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो अलाइनमेंट है, रीअलाइनमेंट बोल देता हूँ इसको मैं, इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर इनका नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ओके, तो एक इनके खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक चीज और ध्यान रखें, जो भी हमारा अलाइनमेंट हो रहा है, जो भी इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी वैसे वैसे अलाइनमेंट बहुत तेजी के साथ होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए, उसमें किस तरह से ये होगा वो देखते हैं हम। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या इस तरह के आपका होता है ना, तो इनका तो डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो है ही। अब जब ये है व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। बट व्हेन वी अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आर सेपरेटेड, स्ट्रेच होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। ये स्ट्रेचिंग जो है एज नेगेटिव चार्ज मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रेचिंग होगी। ये स्ट्रेचिंग जो होती है, ओके, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस स्ट्रेचिंग इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक material is placed in external electric field, then the stretching due to the external electric field, as negative charge moves against the electric field and positive charge moves in the direction of electric field, so this stretching is known as dielectric polarization। अब ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ तो डिपेंड किस पे कर रहा है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? इट डिपेंड्स ऑन
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जनरली एक पोलराइजेशन के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी की टर्म से डिनोट करेंगे कैपिटल P। सो पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कोई भी एटम मॉलिक्यूल पोलराइज हो सकता है विदाउट लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग properties, without breakdown of its insulating property, it is known as dielectric strength। dielectric strength, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मैं दोबारा बता दूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, तो एक वैल्यू होगी, लिमिट होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को लूज ना करे। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच अ डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, यानी इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेंगी, उस वहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अभी आते हैं हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के केस में। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। सो V इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे प्रोपोर्शनल तो एक चाई E टर्म आएगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना सेंसिटिव किस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जितना सेंसिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में। अब आते हैं, अगर जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल is placed in external electric field, तो क्या होगा, then electric field क्या होगी आपकी, वो दिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड becomes E is equal to E external minus EP, E polarization, external electric field minus इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है और पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था ड्यू टू पोलराइजेशन डेवलप होगी विच इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज ई एक्सटर्नल माई ई पी, इट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन के, 1/k टाइम्स, रिड्यूस हो जाएगी। के क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर एक्सटर्नल जो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में वो रिड्यूस हो जाएगी, कितनी, 1/k टाइम्स हो जाएगी। ओके, अब आते हैं कि जब कैपेसिटर की हम बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा डाइलेक्ट्रिक की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दी, जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि पैराप्लेट कैपेसिटर को व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक slab is completely inserted between the plates of the capacitor। ओके, जब हम किसी कैपेसिटर के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देंगे या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिलअप कर देंगे तो किस तरह से होगा, ये हमने ले लिया। ठीक है, चार्ज क्यू, मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, +Q -Q चार्ज, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुआ। तो यहाँ पर बाहर तो एक्सटर्नल फील्ड थी, यहाँ पर कौन सी फील्ड डेवलप हुई, EP। तो नेट फील्ड क्या आएगी, E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस EP। ओके, सो नेट फील्ड कितनी होगी, E एक्सटर्नल अपॉन 1/k टाइम्स। E एक्सटर्नल कितनी आई थी हमारे, पीछे देखें तो ये आ गई थी हमारे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसमें
कितनी हुई आपके Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन के टाइम्स हो गया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED, सो ये भी कितना हो जाएगा देखें, Q D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है, इट इज ऑल्सो 1 अपॉन के टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स, एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V, सो कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, बट कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स, ध्यान रखना। सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डायरेक्ट मटेरियल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। ओके, क्लियर? तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाद, ये तो कंप्लीटली फील्ड का केस था। अगर आपका पार्शियली फील्ड का केस हो तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद करके आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। सपोज ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहे, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, ये पार्शियली फील्ड का केस है, इसकी थिकनेस कितनी है T, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस EP इक्वल टू E एक्सटर्नल अपॉन K टाइम्स, यहाँ E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ठीक है ना, और तो सब वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ देखें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V हो गया E एक्सटर्नल अपॉन K इंटू T, इतने जगह में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ पर बचा E एक्सटर्नल, इतने पार्ट में कितना हो गया हमारा D माइनस T, पूरा सेपरेशन कितना हमारा D है ना। तो E एक्सटर्नल हमारा यहाँ कॉमन लिया हमने, तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकालोगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो यहाँ पर कितना आ गया था Q अपॉन, जैसे पीछे निकला था एप्सिलॉन नॉट A T अपॉन K प्लस D माइनस T, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V अप्लाई किया, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लर्न कर सकते हैं पार्शियली फील्ड के लिए तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक ही स्लैब हो और 2-3 स्लैब भी अलग अलग कैप, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसी हिसाब से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, एडअप करोगे और C निकाल दोगे, बट वो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का केस है। मैं अभी सारा का सारा जो कर रहा हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से कवर कर रहा हूँ और बहुत एक्स्ट्रा कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये हुआ आपका पार्शियली फील्ड में किस तरह से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर में देखो, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर, अगर हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक है, तो जितना भी वर्क डन होगा, वर्क डन टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने में जितना भी वर्क डन होगा, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव होती है नेचर में, तो सारा का सारा जो भी वर्क डन हो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना आ जाएगा, तो अगर हम देखें 0 टू Q है ना, चार्ज 0 से Q तक चार्ज करा, ओके, और यहाँ पर आ गया V D Q, थोड़ा थोड़ा चार्ज देंगे तो स्मॉल चार्ज V D। जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला V की जगह कितना रखा हमने, Q अपॉन C। मैं ये कॉन्सेप्ट जरूर लिख रहा हूँ यहाँ पर, कहीं आपको यूज में आ सकता है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। If Q is equal to CV, then formula becomes U is equal to half CV square. According to given values, you can apply any formula, but basic formula याद करो तो भी ये याद है दोनों, तो भी अप्लाई होगा। Also, U is equal to half QV, ये Q और V की टर्म में है, तो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ओके, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखने। एक टर्म और आती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। Okay, energy density of the capacitor, it is the energy stored per unit volume। वो तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है ना, हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, टोटल एनर्जी स्टोर्ड U है, वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेपरेशन AD। ओके, अब U की हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास
वैल्यू रखें तो हमने रखा हाफ क्यू वी रख दिया इंटू ए डी। ओके, तो क्यू वी से निकाल लें। v इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू ई डी है, इसे यू ई से डिनोट कर दिया। और तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ गया ए डी इंटू क्यू अपॉन टू ए डी। ओके, तो कितना आ गया 1/2 ई क्यू अपॉन ए। ऑल्सो ई इज इक्वल टू क्या था आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, सो व्हाट इज द क्यू, क्यू इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट ए। जब इसे अप्लाई करोगे तो यू ही आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैंने ये स्टेप सारे लिख दिए आपके, बट आपने एनर्जी डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला ये है, और यू इज इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर डिस्चार्ज करते हैं तो हम दोनों एंड को मिलाते हैं, तो क्या हो, वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल जाती है, हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ओके, तो ये हमारा था एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ये आपने फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, एंड लास्ट में मैं एक चीज़ और डिस्कस आपको करूँगा। देखिए, अगर मान लिया ये प्लेट्स 1 है और दूसरी प्लेट भी यहाँ रखी, इस प्लेट को सेपरेट करके मैं डी तक लेके गया, ठीक है, ये डी तक लेके गया सेपरेट करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है ही इसके बीच में। ओके, तो कितना फोर्स होगा हर प्लेट के ऊपर, ये थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। ओके, डायरेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे। तो इसका एरिया चार्ज क्यू हो गया माइनस क्यू, तो फोर्स ऑन ईच प्लेट कितना होगा इस केस में, फोर्स इन ईच प्लेट, जब वर्क डन होगा तो फोर्स भी अप्लाई होगा, है ना। तो एफ इज इक्वल टू होगा हाफ क्यू ई। फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, हाफ क्यू ई। ओके, तो आई थिंक यहाँ मैंने आपको मेन पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए हैं, तो आपने एक बार रिवाइज कर सकते हो, पॉइंट नोट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और से रिलेटेड कुछ जो भी पॉइंट्स बनेंगे उनको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।